क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स हमने अभी कंप्लीट करना है। चलिए बताइए, अनिकेत आप बताइए, व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट? पेप्टाइजेशन क्या होता है? सर जब बड़े पार्टिकल को छोटे में कर देते हैं कोलॉइडल रेंज पे। डेफिनेशन बोलो, डेफिनेशन प्रॉपर्ली, अब डेफिनेशन याद होनी चाहिए। क्विकली, व्हाट इज द डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी और कई बार लिखवाई थी बेटा, याद हो तो, है ना? भूल गए? किसी भी प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करना, है ना? कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करते हैं? बाय शेकिंग। बाय शेकिंग किसके साथ? इट विद डीएम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए, उसके साथ इसको शेक कीजिए डीएम को की प्रेजेंस में, और आपका जो प्रेसिपिटेट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कोलाइडल सोल। इसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, SbH3 और BiH3 एंड वाई? जल्दी। वेरी गुड। साइज से क्या होगा? पूरा बोलो, साइज से क्या होगा? सर साइड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, तो उनमें लो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी रहेगी। तो डिसोसिएशन तो क्या चीज फायदा करेगा हमें? बॉन्ड ब्रेक जल्दी हो जाएगी। बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली कर क्या रहा होता है? ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, राइट? तो ये जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी कम होगी, जितनी लो होगी, समझ जाइए वो उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और साइज बढ़ने से ये टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसलिए BiH3 जो है हमारा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। अगला वाला क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, बताइए। जल्दी बोलो। सर ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें CH के नीचे Br और CH लग जाएगा। क्या आएगा? डबल बॉन्ड से सर जो CH2 डबल बॉन्ड CH है, इसमें डबल बॉन्ड हटके दोनों साइड ब्रोमीन लग जाएगा। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा? सर जहाँ पे S कैरेक्टर ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है। कहाँ पर है S ज्यादा? सर यहाँ पे Sp है और यहाँ पे Sp2 है, तो फिर वो Sp में 50% आ रहा है, 30। तो जहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पर पोलराइजेशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। और कहाँ पर पोलराइजेशन ज्यादा हो रही है? बोलो, कहाँ पर पोलराइजेशन ज्यादा हो रही है? सर डबल बॉन्ड का कितना होता है? पोलराइजेशन करोगे अगर आप तो क्या बनेगा? सर Sp2 बनेगा। नहीं, sp2 तो डबल बॉन्ड, sp2 क्या होता है? डबल बॉन्ड तो पहले ही sp2 होता है बेटा। क्यों? लेकिन यहाँ sp2 तो पहले से ही वो डबल बॉन्ड बना के बैठा होता है, लेकिन यहाँ पे sp2 कैरेक्टर की बात नहीं हो रही है। sp2 या sp3 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को क्यों नहीं डिस्टर्ब कर रहा? पहले तो ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं डिस्टर्ब हुआ आपके इस कंपाउंड के अंदर, या ट्रिपल बॉन्ड क्यों डिस्टर्ब होगा इस कंपाउंड में, ये बताओ। आप डबल बॉन्ड क्यों कह रहे हो? मैं तो इसलिए कह रहा था कि तो असल में इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे अगर हम तरीके से बात करें इस रिएक्शन की। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाले मॉलिक्यूल को भी डिस्टर्ब करेगा और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ही कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इसमें मोल्स तो दे नहीं रखे आपको। तो अगर आप इसमें ब्रोमीन वाटर, हाँ एक्सेस में लेंगे, एक्स नहीं, मैं जनरल बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप इसके ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हो और दोनों कार्बन पे यहाँ पर हेलोजन लगाते हो, यानी कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो वो भी आपका आंसर ठीक होना चाहिए। और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आंसर आपका ठीक होना चाहिए। डिपेंड्स अपॉन दी ओरिएंटेशन, अप्रोच, ब्रोमीन अटैक कहाँ से कर रहा है, ठीक है ना? क्योंकि दोनों ही केस में उसे मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, चांसेस ऑफ पोलराइजेबिलिटी है। अगर इस मॉलिक्यूल कहा जाए सिमेट्रिकल है, उसे अटैक करना है, इसको अटैक करना है इस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के ऊपर, और ये जो बीआर अटैक भी सारी तरफ से कर रहा है, तो उसके लिए पहली प्रायोरिटी ये होगी और सेकंड प्रायोरिटी ये होगी। लेकिन ये ओरिएंट कहाँ से कर रहा है वो डिसाइड करता है। मान लो मैं यहाँ से लेकर आया बीआर के लिए, तो पहले वो यहीं अटैक कर जाएगा।
अगर मैं यहाँ से लेके आया Br को तो पहले वो अटैक यहीं कर जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है बच्चों, हाँ या ना? यू हैव टू रिस्पॉन्ड, हाँ या ना बोला करो, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो इसमें आप दोनों प्रोडक्ट बना के आएंगे और लिख दीजिएगा कि इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन and if we'll talk about the polarizability then sp hybridized carbon is always have a more tendency to get polarized and attack is more prominent on these position, but it also depends upon the orientation. So if it attacks from the CH double bond CH, the compound will be this, and if it attacks from the CH triple bond C, the compound will be this. क्योंकि आंसर की जो बनेगी ना बोर्ड की, उसमें दोनों ही आंसर्स मिलेंगे आपको, ठीक है? बात समझ आ रही है? अगला बताइए, इसका आंसर बोलिए जल्दी से, क्विकली आंसर बोलिए, टाइम नहीं वेस्ट करना। हमने कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो 1 2 3 4 और 5 नाम बताओ। पेंट 2 in 1R। वेरी गुड, पेंट 2 in 1, याद रहेगा? सभी को समझ आ गया? यस सर। ठीक है, आ जाइए अब जरा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और पार्ट भी करना है इसका। 10th क्वेश्चन ये नहीं करना हमें, 12th क्वेश्चन और 13th भी कर लेंगे। चलिए पहले अब जरा करिए फटाफट 7th और 9th क्विकली, फिनिश 7th एंड 9th। 7th क्वेश्चन कह रहे हैं ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कर दी नाइट्रिक एसिड से, क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। साइक्लिक CH ग्रुप होगा और CH2OH होगा, वो ऑक्सीडाइज होंगे। CHO क्या बन जाएगा हमारा? COOH। बहुत बढ़िया। और सैक्रिक बनेगा, ये सैक्रिक एसिड बनेगा आपके हिसाब से? इसको सैक्रिक एसिड कहते हैं यानी इज इट गोइंग टू बी सैक्रिक एसिड? नाम तो याद नहीं आ रहा मेरे को, पर सोच के बताओ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने कहा था कि ये वो रिएक्शन है जो बोर्ड में आएंगी ही आएंगी। उसके बाद भी अगर हमें नेम्स याद नहीं है प्रॉपरली या हम कंफ्यूज हैं तो मुझे बताओ पूरा एग्जैक्ट नेम क्या होगा उसका। सैक्रिक कंफर्म्ड है ये बताओ पहले बस खाली। बाकी बच्चे अगर वो अनिकेत कह रहा है सैक्रिक एसिड, बाकी लोगों को लगता है ये सैक्रिक एसिड होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो। देखो अगर इसी एसिड की पार्शियल ऑक्सीडेशन होती, यानी कोई एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, तो ये क्या बनाता कंपाउंड आपका? ये फॉर्म कर लेता COOH, CHOH का होल 4 और CH2OH, ये तब बनता हमारा एसिड। लेकिन आपने डाला क्या इसके अंदर? आपने ग्लूकोज में डाला क्या अगर आपको याद हो तो? CHOH का होल 4 और साथ में CH2OH डाल रहे हो आप HNO3। इतना स्ट्रॉन्ग एजेंट है, ये दोनों ग्रुप्स को ऊपर भी और नीचे भी दोनों को ही एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और उस कंडीशन में इस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, जो अनिकेत कह रहे थे, सैक्रिक एसिड। अदरवाइज ये ग्लूकोनिक कहलाता, क्योंकि उसके अंदर दो ही अगर एसिडिक ग्रुप नहीं होंगे तो वो सैक्रिक एसिड नहीं कहलाएगा। दोनों के दोनों ग्रुप आपके क्या होने चाहिए? एसिडिक होने चाहिए। एम आई क्लियर टू ऑल? सही बात, दोबारा रिपीट कर दो बेटा। अगर एक HNO3 की बजाय कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता जो एक बार में एक ही ऑक्सीडेशन करता तो आपका कंपाउंड ये बनता। लेकिन आपने क्या यूज किया? HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एजेंट, इसने दोनों को ही, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी ऑक्सीडाइज कर दिया और क्या बना दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर भी और नीचे भी। इस कंपाउंड को नाम देंगे, जो अनिकेत कह रहे थे, सैक्रिक एसिड। अदरवाइज अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो उसे ग्लूकोनिक कहेंगे। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है एक्सप्रेस द रिलेशन अमंग सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन द सेल एंड कंडक्टिविटी। सभी ने कर दिया होगा। कप्पा इज इक्वल्स टू G इंटू G स्टार। करा या नहीं करा? यस सर। अब यहाँ पे सेल कांस्टेंट क्या है? ये रहा। यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालनी है तो क्या करोगे? कप्पा इज इक्वल्स टू 1/r इंटू G स्टार। एम आई क्लियर टू ऑल? जी सर। यस सर।
कह रहा है Yes, हाउ sir. इज मोलर कंडक्टिविटी रिलेटेड टू कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये लिखा आप लोगों ने। अब कह रहा है अगले क्वेश्चन में द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 m सॉल्यूशन ऑफ, ये मोलैरिटी दे दिया आपको, इज फाउंड टू बी इतना, कप्पा दे दिया आपको, तो कप्पा इज इक्वल लैम्डा m इज इक्वल्स टू, कंडक्टिविटी निकालनी है, कप्पा इज इक्वल्स टू g इनटू g स्टार, राइट। हमसे पूछा क्या है इसने, मोलर कंडक्टिविटी दे दिया आपको और कंसंट्रेशन, नहीं सर सॉरी, ऊपर वाले फॉर्मूले से आ जाए। मोलर कंडक्टिविटी ही निकालनी है, हाँ। लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन Into- मोलैरिटी। ठीक है, कप्पा गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, लैम्डा m निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इससे भी आसान था, एक रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्शन है 2A गिव्स प्रोडक्ट। इसमें लिखा है उसमें 4 टाइम्स हो जाएगी, इसमें रिड्यूस लिखा है उसमें 1/4 हो जाएगी। बिल्कुल सही है। पहले आप इसका रेट 1 लिख देंगे तो रेट 1 ये आ रहा होगा आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन, इसमें डबल कर दिया आपने तो R2 इज इक्वल्स टू K, ये हो जाएगा 2A का स्क्वायर, इसका डबल किया 4 बाहर आ गया, ये हो गया KA का स्क्वायर, और K स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, R1 है, तो R2 इज इक्वल्स टू K, R2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R1, और जब रिड्यूस कर दिया हाफ में तो इट वुड बी R3 इज इक्वल्स टू KA/2 का स्क्वायर, तो R3 वुड बी इक्वल टू 1/4 बाहर आ जाएगा, साथ में हो जाएगा KA स्क्वायर, एंड KA स्क्वायर वुड बी R1। कितने लोगों को बात समझ आ गई? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th नहीं है, 12th, NF3 इज एन एक्सोथर्मिक कंपाउंड व्हेयरएज NCl3 इज नॉट। क्यों भाई, इसमें क्या दिख रहा है जो बता हुआ? डिफरेंस रहता है उसमें NCl में NCl में, हाँ। और NF3 में नहीं रहता है। फिर से बोलो एक बार, फिर से शायद में, फिर से बोलो एक बार। सर साइज का डिफरेंस रहेगा NCl में, क्योंकि उसमें और NF में नहीं रहेगा, और NF का बॉन्ड भी ज्यादा स्ट्रांग होगा तो तोड़ने में ज्यादा ही मेहनत लगेगी, उसके ऐसे एक्सोथर्मिक भी होगा। नहीं, उल्टा NF3 नहीं की बोल दिया आपने। NF3 की फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस होती है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, नहीं, मैं- CL3 में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर NF ये भी बोल सकते हैं कि सिमिलर साइज है तो सिमिलर साइज, तो फिर आपको सिमिलरिटी बतानी चाहिए थी ना, ये तो कह रहा है एक्सोथर्मिक है। सर NF3 तो वो सिमिलर साइज है, NaCl में डिफरेंस से बड़े साइज छोटे साइज है तो असल में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम होती है, बहुत डिफरेंस तो नहीं है, एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट देखें तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन कंपाउंड फॉर्मेशन करते वक्त ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएशन इतनी शो नहीं करते। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट की एंथैल्पी के हिसाब से डिसाइड करोगे कि भाई NF3 के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस तरह ना जो अमाउंट ऑफ एनर्जी NF के साथ जुड़ने के लिए जो बॉन्ड बन रहा है वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, कंडीशन जो है एक्सोथर्मिक हो रही है, जबकि NCl3 में हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, ये एनर्जी मतलब रिलीज नहीं होती है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है NCl3 फॉर्म करने के लिए। कारण क्या है, Cl का साइज थोड़ा सा स्लाइटली वेरी कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी, अगर आप चाह रहे कंपाउंड बने तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो NCl3 फॉर्म कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, SF4 के सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट नहीं होते, कारण क्या है? सर वो लोन पेयर सर पे बैठी हुई लोन पेयर है ना, हाँ। ये जो लोन पेयर है ये क्या कर देगी, डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगी, जहाँ पे डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन का असर ज्यादा होगा, वहाँ की बॉन्ड एनर्जी में वेरिएशन आएगी, और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में रिलेशन क्या होती है, अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड लेंथ वहाँ की थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी, तो इसीलिए लोन पेयर जो है वो इन बॉन्ड्स पर रिपल्शन ऑफर कर रही है, और रिपल्शन ऑफर करने की वजह से बॉन्ड में वेरिएशन आ जाती है। ओके, अगला वाला क्वेश्चन मेरे को लगता है सभी को आना चाहिए, अगर Cr2O7 2 माइनस है तो Cr कितनी शो कर रहा है, यहाँ पे +6 शो कर रहा होगा। मैंने कहा था जब भी Cr2O7 होगा तो यहाँ कितना बनेगा, Cr3 प्लस I माइनस होगा तो क्या बनेगा, I2, MnO4 माइनस होगा तो क्या बनेगा, Mn2 प्लस NO2 माइनस होगा तो क्या बनाएगा, वो NO3 माइनस, राइट। हाँ सर, ठीक है ना, बाकी से बैलेंस कर लेंगे हम लोग, H प्लस और उसकी टर्म्स पे रिडॉक्स बैलेंसिंग हमें आती है। अब आ जाइए जरा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पर, ये क्वेश्चन मुझे सभी करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सही होना चाहिए सभी लोगों का, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ये इसमें कोई भी गलती किसी बच्चे की नहीं होनी चाहिए। गिविंग यू 3 मिनट टाइम टू कंप्लीट। आप बताइए, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एन एल्कीन टू अल्कोहल। पहला स्टेप क्या होगा इसके अंदर, जल्दी बोलिए, फर्स्ट स्टेप। सर डबल बॉन्ड से वो प्रोटोनेशन। ठीक है, इस एल्कीन में हमने क्या डाल दिया, पहले सबसे पहला काम क्या करोगे, इसमें H प्लस और H2 होता है हमारा, H3O पॉजिटिव बनता है,
जो इस पर कंबाइन करने आता है, अटैक करने आता है, H3O पॉजिटिव, बेसिकली इसमें दो हिस्से होते हैं, H+ और H2। तो क्या होगा, बॉन्ड शिफ्टिंग, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव वाले H+, ये इस तरीके से कार्बोकेटायन बन जाएगा हमारा C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया। अब इस कार्बोकेटायन पे कौन अटैक करने वाला है, वाटर अटैक करने वाला है, क्योंकि वाटर में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। उसने अटैक किया इसके ऊपर और क्या बना लिया, OH, O पे चार्ज क्या आ गया, प्लस, आया ना। बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जल्दी बोलो। वो किससे बॉन्ड विड्रॉ करेगा, एक H से। और यहाँ पे कौन है, मीडियम, वाटर मीडियम है, तो जिससे आपने H+ लिया, वो H+ कहाँ चला जाएगा, वापस वाटर के ऊपर, और कंपाउंड क्या बन जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग आपका अल्कोहल, साथ में H3O पॉजिटिव बाहर लिबरेट। Am I clear to all? यही किया आप लोगों ने। यस सर। अल्कोहल्स ज्यादा सॉल्युबल हैं देन द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। एक ही आंसर है, एक कीवर्ड है इसके अंदर, बताओ क्या आंसर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स में स्ट्रांग होती है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन्स, वो तो फॉर्म ही नहीं करते बेचारे। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो मेथॉक्सीफिनॉल, आंसर क्या लिख कर आओगे, Nitro group is withdrawing or इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। नाइट्रो ग्रुप विड्रॉइंग है, और जो जितना चार्ज को विड्रॉ कर देता है, चार्ज के एक्यूमुलेशन को रोक देता है, समझ जाइए उतना ही कंपाउंड क्या हो गया, एसिडिक हो गया। क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, कार्बाइल अमाइन सभी को आती है, ये एक टेस्ट Yes. भी है, बताओ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं इस टेस्ट को, किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। the 1 degree, 2 degree, 1 डिग्री, 1 डिग्री को 1 2 डिग्री से, degree, कौन देगा टेस्ट, ये 1 degree. 1 डिग्री। और क्या पहचान होती है 1 डिग्री अमाइन जब रिएक्ट करता है, डालते क्या है इसके अंदर, क्लोरोफॉर्म एंड KOH। क्या होता है उससे, सर आइसोसाइनाइड बनता है बहुत बढ़िया, जो कि फाउल स्मेल देता है। RNC फॉर्म कर लेता है, ये आइसोसाइनाइड है जो कि एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है, और ये टेस्ट केवल और केवल 1 डिग्री देते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड सभी को आनी चाहिए, बताओ क्या होता है इसके अंदर, सर BrNaOH डाल देते हैं। अमाइड में क्या डालते हैं, Yes, जल्दी sir. बोलो, सर Br और Br2 and NaOH। क्या बनता है इससे, खाली RNH2, याद आ गया, CO ग्रुप भाग जाता है हमारा, और साथ में क्या बनता है, NaBr बनता है, और साथ में क्या बनेगा, NaBr के साथ साथ Na2CO3। Na2CO3, वेरी गुड। और पानी बनेगा बाहर, नहीं बनेगा, वाटर फॉर्म होगा क्या, जल्दी बोलिए, RNH2 NaBr Na2CO3 फॉर्म हो गया हमारा। ये कहानी समझ आ गई सभी, कार्बाइल अमाइन, हॉफमैन ब्रोमाइड, ये नेम रिएक्शंस हैं, ये बहुत 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 बार पूछी जाती हैं, आपको ये टिप्स पे होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वेटेज। अगला वाला क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, जल्दी से करिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 हमें नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आप ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी करिए, फटाफट करिएगा, आपको करना है 17, दिख रहा है ना 17 सबको, फर्स्ट पार्ट 17 फर्स्ट पार्ट इज विजिबल और नॉट, यस सर। 17 के बाद 19 करिएगा। देखो ध्यान से देखो, अगर तो C6H5N2Cl होता क्या है, सभी लोग बताओ, C6H5N2Cl है क्या हमारा, बेंजीन डाइथेन हैलाइड है ना, बोलो बोलो, तुम बोलो बेटा एक बार, बाबा सर डाइसोनियम सॉल्ट है। क्या डाल रहे हैं इसके अंदर हम, H2O डालते, अगर हम H2 डालते तो क्या बनाता है वो, फिनॉल फॉर्म कर लेता है, लेकिन आपने साथ में क्या डाल दिया उसके, H3PO2। क्या कर देगा ये, सर ये सिर्फ बेंजीन बनाएगा, ये गंजा कर देगा फिनॉल को, H+ प्रोवाइड करेगा बेसिकली, और H+ OH को लेके भाग जाएगा, और यहाँ पर भी ये H प्रोवाइड कर देगा, और यहाँ पर खाली क्या रह जाएगी, बेंजीन। बात समझ आ रही है, तो इसका आप डायरेक्टली अल्टीमेट प्रोडक्ट ये लिख सकते हो, बेंजीन, याद रहेगा। इसके बाद अगली वाली रिएक्शन तो सभी को आनी चाहिए थी, बताओ NH2 कैसा ग्रुप है, EDG है या EWG है, सर EWG।
तो ये जो इक्वेशन है BR2 एक्वस, इसका मतलब क्या है कि ये लिमिटेड अमाउंट में या एक्सेस अमाउंट में? एक्सेस में एक्सेस अमाउंट में है, तो ये क्या करेगा, भर भर के ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे आ ऑर्थो जाएगा पैरा BR। ऑर्थो पे एक साथ BR अटैक कर जाएगा। याद रहेगा सभी को? यस ठीक है जी, आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कॉपर क्रिस्टलाइज्ड HCC। बताओ कुशाग्र कैसे किया है क्वेश्चन? सर वो फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू Z into M upon A cube into Na। बहुत बढ़िया। उसमें क्या FCC क्या गिवन है आपको? FCC है तो Z4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मास वो कितना है? 63.5 होता है। बिल्कुल सही है। Na कितना है? 6.022 into 10 to the power 23। हाँ, और A कितना है? एज लेंथ कितनी दी हुई है आपको? आपको तो रेडियस गिवन है इस बार। 2 क्या रूट करेंगे? 2 एक मिनट रुक जा उसे बोलने दो। उसका वो निकालेंगे ना, क्या नाम है, A equal to 2√2। बहुत बढ़िया। A इज इक्वल टू 2√2R। यहाँ से R की वैल्यू पता है तो क्या निकल के आ जाएगी? A, और उठा के उसको यहाँ पुट कर देंगे। A क्यूब में क्या निकल आएगी हमारी डेंसिटी। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस सर। सानिया जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 20 कैसे होगा? इट वुड हार्डली टेक 10 सेकंड्स टू आंसर। जल्दी बोलो सानिया, कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 20? क्विकली। ये क्या गिवन है आपको? 0.05 m मोलारिटी दे रखी है, दी हुई है नहीं? डायमीटर दे दिया आपको। डायमीटर से क्या निकाल लोगे? रेडियस। कितना हो गया रेडियस? 0.5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये ओम दे दिया, क्या दे दिया आपको? रेजिस्टेंस दे दिया 5.55 इंटू 10 की पावर 3। तो पहली चीज आप क्या निकालोगे? उसने कहा रेजिस्टिविटी निकालो। फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी इज कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार होता है, हाँ या ना? एंड 1 अपॉन कप्पा क्या होता है? आपकी रेजिस्टिविटी होती है। तो एक काम कर लेते हैं, हम पहले कप्पा निकाल लेते हैं, और कप्पा को निकालना बहुत आसान है। कप्पा इज इक्वल्स टू G इज व्हाट? 1 अपॉन R। व्हाट इज G स्टार? L अपॉन A, और एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर। क्या क्या गिवन है आपको? क्या आपको R गिवन है? यस सर। क्या आपको L गिवन है? क्या Yes, आपको sir. R गिवन है? और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। यहाँ से क्या निकाल लोगे आप? कप्पा निकाल लोगे। कप्पा निकाल लोगे तो रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कप्पा। तो क्या निकल गया? रेजिस्टिविटी निकल गई। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी निकल कप्पा को कंडक्टिविटी कहते हैं, कंडक्टिविटी भी निकल गई। अब क्या निकालना है लास्ट में? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर। फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी। मेरी बात समझ आ रही है? आया ना? मोलारिटी इज गिवन टू यू। मोलारिटी कितनी दी हुई है आपको? 0.05 इंटू 1000। सॉरी, वो नीचे आएगा 0.05। और कप्पा आपने अभी निकाला है। कप्पा की जो वैल्यू आएगी उसे उठा के आप यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई सभी बच्चों को? क्लियर टू ऑल? सर कप्पा कंडक्टिविटी बोलते हैं उसको। यस यस यस, कप्पा इज कंडक्टिविटी। हो जाएगा? यस सर। अच्छा, जरा क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते कितने बच्चे आप में से कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्विकली। देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक रिएक्शन। जो रिएक्शन है आपका N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। 1500 केल्विन टेम्परेचर है। K की वैल्यू दे रखी है। N2 की कंसंट्रेशन और O2 की कंसंट्रेशन भी दे दी है आपको। ठीक है, N2 कितना है? 0.80। O2 कितना है? 0.20। राइट, यही है ना? और इनिशियली अगर बात करें तो ये कितना होगा हमारा? टाइम t इक्वल टू 0 पे वो 0 होगा। टाइम t इज इक्वल टू t डैश पे मान लो इसमें से कितना गया? x। इसमें से भी कितना गया? x। यही किया आप लोगों ने, क्योंकि इसका मोलर रेशियो कितना है? 1:1:2 का है। तो बताओ यहाँ कितना बनेगा? जल्दी बोलो। 2x। कितने लोगों ने ऐसा किया था? सर अब मैं यहाँ से k निकाल दूं तो k क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है हमारा? NO का स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? N2 और O2। राइट, अब NO की वैल्यू कितनी है? 2x। 2x का क्या हो गया? स्क्वायर। नीचे क्या हो गया? 0.8 माइनस x, और ये हो गया 0.2 माइनस x। ये आ गया। यहाँ से आपको k की वैल्यू पता है। k कितना दिया हुआ आप लोगों को? 10 की पावर -5 दिया हुआ ना? k इज व्हाट? अरे दे तो रखा है 1 10 की पावर -5। तो k की वैल्यू हो गई 10 की पावर -5 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर अपॉन 0.8 माइनस x, और ये हो गया 0.2 माइनस x। मेरी बात समझ आ रही है?
आया ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac से, वहां से हम क्या निकाल लेंगे, रूट्स निकाल लेंगे। 10th में पढ़ते थे ना रूट्स निकालना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से सॉल्व कर लो और उसको इस्तेमाल करते हुए हम रूट्स निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा के, वो था हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, यही पढ़ा था हम लोगों ने। यस सर। यहाँ पे दो रूट्स निकल के आ जाएंगी, यानी कि x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होगी उस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करेंगे तो हमारा NO आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो O2 आ जाएगा और यहाँ पुट करेंगे तो आपका N2 आ जाएगा। कैलकुलेशंस नहीं कर रहा मैं, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हमें नहीं करना। मेरी बात समझ आ गई? हालांकि ऐसा क्वेश्चन आप इस साल आपका आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये प्योरली बेस्ड क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम क्लास 11th का, और पहले के सालों में कोरिलेशन क्रिएट कर देते थे कभी कभी क्वेश्चंस के साथ, लेकिन अब ये प्योरली जो है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में उन्हीं टॉपिक्स पे आएगा जो एनसीईआरटी में गिवन है आपको। ठीक है, अच्छा चलिए ये बताइए क्वेश्चन नंबर 22, एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल, इमल्शन और मिस्टल। जल्दी बोल जाइए, एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल। फॉग। फॉग, फॉग किसका एग्जाम्पल होता है, किस टाइप का? फॉग में क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? फॉग, मिस्ट, सही है बिल्कुल एग्जाम्पल आपका, लेकिन होता क्या है ये? इसमें कौन किसके ऊपर बैठा हुआ है ये बताओ चलो। डस्ट। डस्ट। गैस बैठा है किसके ऊपर? अरे सॉलिड बैठा है, कौन है इसका मीडियम, कौन है? गैस। एयर। हाँ, गैस, गैस। ठीक है ना? तो सॉलिड डीपी और गैस क्या हो गया, डीएम हो गया। अगला कौन है? इमल्शन। ये दो तरह के होते हैं, लिक्विड डीपी, लिक्विड डीएम, लेकिन दोनों ही क्या होने चाहिए? दोनों क्या होने चाहिए? लिक्विड्स। अरे नॉन इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं ना बेटा, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये सब क्या है? इमल्शंस है। ठीक है, और मिसल का फॉर्मेशन, मिसल कौन रिप्रेजेंट करता है? जल्दी बोलो। लायोफोबिक। लायोफिलिक। लायोफिलिक, लायोफोबिक, सोल के पार्टिकल्स एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं बेसिकली। ये कौन से कोलाइड्स हैं? Associated एसोसिएटेड colloids। कोलाइड्स हैं जो नॉर्मल कंसंट्रेशन पे बिहेव करते हैं एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे दे स्टार्ट बिहेविंग एज एसोसिएटेड कोलाइड। जिसमें एग्जांपल ले लेते हो आप सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल्स मिसल फॉर्मेशन करते हैं सीएमसी पर। याद रहेगा सही बच्चों को? हाँ या ना? ठीक है, इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ ये पेपर शेयर कर दूंगा, आप लोग सभी बच्चे जो है तैयारी करेंगे इस पेपर के साथ।